रहीम जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 7। हमदान ने अभी पहला कदम अंदर बढ़ाया ही था जब अचानक तालियों के शोर के साथ लाइट ऑन हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमदान, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर के सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए। ड्राइंग रूम को गुब्बारों और फूलों से डेकोरेट किया हुआ खुशी से जगमगाते चेहरों के साथ इसे विश कर रहे थे। और उन सब में सबसे आगे थी मरियम, जिसने हमदान के ख़राब मूड को ठीक करने के लिए यह सारा प्लान किया था। हमदान के चेहरे पर छाती मुस्कुराहट को देखकर वो इसमें कामयाब होती दिखाई भी दे रही थी। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा था जहाँ इसकी लाइफ के सबसे खूबसूरत लोग इसके मुंतज़िर थे। सबसे पहले वो अपनी मामा किश्वर बेगम से मिलता इनकी पेशानी चूम गया। बारी बारी सबसे विशेज़ लेते मरियम के मुकाबिल आया, जो आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत लिए इसे तके जा रही थी। दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द को दिल की अथाह गहराइयों से सालगिरह मुबारक हो। गुलाब की अधखिली कली हमदान की जानिब बढ़ाते हुए मरियम की नज़रें इसके खूबरू चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं, जिन्हें महसूस करते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया था। तुम नहीं सुधरोगी, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। हमदान इसके हाथ से फूल थामते बाकी घर वालों के करीब आया था, जो अब इसके केक कटने के मुंतज़िर थे। हमदान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर अब अपने घर वालों की खुशी की खातिर इसने इनकार नहीं किया था। केक कटते वो सबको खिलाकर फारिग हुआ ही था जब उसका पॉकेट में मौजूद मोबाइल ज़ोर से बज उठा था। हमदान अनजान नंबर देखकर साइड पर होते कॉल रिसीव कर गया था। एसपी हमदान स्पीकिंग। हमदान की गंभीर भारी आवाज़ पर दूसरी जानिब मौजूद महरवस ने दिलरुबा अंदाज में आंखें मूंद ली थी। सालगिरह मुबारक हो एसपी साहब। महरवस की मुतरन्निम धीमी इंतहाई खूबसूरत आवाज़ पर हमदान को कुछ ही सेकंड लगे थे इसे पहचानने में। उसने दूर खड़े फ़हद को इशारा करके अपने करीब बुलाया था। जी। फ़हद ने कुछ बोलना चाहा जब हमदान ने अपने मोबाइल चुप रहने का इशारा करते इसे मोबाइल से लेकर इसे वापस भेज दिया था। बहुत ज़ालिम हो एसपी साहब, दिल के मामले में इतनी सख्ती बरतना कहाँ का इंसाफ है भला। महरवस अच्छे से समझ रही थी हमदान इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जितने देर मेरी पहुंच से दूर हो अपनी खैर मनाओ, वरना जिस दिन मेरे हाथ लग गई इस दिन अपनी मौत के अलावा कोई लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आ सकेगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा इंसान हो तुम, जिससे शदीद नफ़रत और घिन से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता मुझे। और तुम जैसी ज़मीर फ़रोश बेशरम लड़कियों पर हमदान सदीकी थूकना भी पसंद नहीं करता, जो लड़की हर वक्त गैर मर्दों के बीच उठती बैठती है। इसके अब भला क्या किरदार और क्या पाकीज़गी होगी। हमदान ने अपने एक मातहत को महरवस का एरिया ट्रेस करने का मैसेज कर चुका था, इसलिए बात बढ़ाते हुए अपने अंदर का जहर इस मासूम लड़की पर तो बरसाता वो महरवस कमल का दिल कई टुकड़ों में तोड़ गया था। बिना किसी हथियार के भी बहुत बुरी तरह छन्नी कर दिया है इस दिल को साहब, मगर क्या है ना, बहुत मोहब्बत करता है ये ज़ख्मी दिल आपसे। आपको तो मैं अपनी बाकिरदारी और पाकीज़गी का सबूत देने को भी तैयार हूँ, पर आप एक बार अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश तो करें। अपने गालों पर बहन आने वाले आंसू साफ करते हुए महरवस भरपूर दीवानगी भरे अंदाज में बोलती हमदान को मज़ीद तहस दिला गई थी। वो समझ चुका था इस लड़की ने ढिठाई में पीएचडी कर रखी है, जो इसकी सख्त तरीन अल्फाज बातों में सिर्फ अपनी मर्ज़ी के अल्फाज चुन लेती थी। महरवस की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। वो इस वक्त ज़्यादा दूर नहीं बल्कि इसके घर से 20 मिनट की ड्राइव पर लोकेशन शो हो रही थी। हमदान घर वालों से माजरत करता जल्दी से वहाँ से निकल आया था। इसने महरवस की कॉल अभी भी नहीं काटी थी। अभी वो इस लड़की का काम तमाम करने का पूरा इरादा रखता था। सबा की बात पर हिबा ने सर से पैर तक अपनी कातलाना निगाहों से इस प्लम्बर का पोस्टमार्टम किया था, जो इसे बेचारा तो कहीं से नहीं लगा था। घुंघराले बाल और सांवली सी रंगत वाला वो हट्टा कट्टा इंसान एक मामूली प्लम्बर की सूरत में इसे हजम नहीं हुआ था। वो पिस्टल नीचे रखती जल्दी से बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ गई थी। इसकी इस एहतियात पर प्लम्बर का रूप धारे खड़ा मीर आज़म सलार की आंखें मुस्कुरा उठी थी, जो अनजाने में भी इसकी आंखों की तपिश बआसानी पहचान चुकी थी। नल ठीक हो गया फिर? हिबा ने सीने पर बाजू बांधते हुए तफ्तीशी निगाहों से इसे घूरा। वो अब इस मशकूक प्लम्बर को ठीक से जांचे बगैर जाने देने का इरादा नहीं रखती थी। इस फील्ड में आने और बड़े लोगों से जान पहचान होने की वजह से इसके गिर्द दुश्मनों के जाल भी अच्छे खासे बुने गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी माँ और बहन को किसी किस्म के रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। जी बीबी जी, हो गया। हाज़िम पूरी तरह प्लम्बर के करैक्टर में था। अच्छा, सबा गेस्ट रूम के लिए भी नल और शावर का इशू है ना, वो भी नहीं ठीक करवाया तुमने? हिबा ने सवालिया निगाहों से सबा की जानिब देखा था। नहीं नहीं आपी, वो तो बहुत लंबा काम है, और वो शावर खोलना एक प्लम्बर के बस का काम तो के नहीं है। लास्ट टाइम भी इसे 4 लोगों ने मिल के
अब सबा अभी मज़ीद भी बोल रही थी जब हिबा ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया था। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ सबा, जाओ जाकर खाना लगवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हिबा हमेशा की तरह छोटी बहन पर रोब जमाती प्लम्बर बने हाजिम के पीछे आने का कहती गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई थी। हाजिम होंठों पर मुस्कुराहट सजाए खामोशी से इसके पीछे चल दिया था। वो तो वैसे भी इस लड़की के साथ टाइम गुजारना चाहता था। इनका शावर और नल दोनों ख़राब है, जाओ ठीक करो दोनों। हिबा ने इसे घूरती निगाहों से देखते ऑर्डर दिया था, जिस पर वो बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाते हुए अंदर की जानिब बढ़ा था। पहले नहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में इसने नल खोलकर ठीक किया था। हिबा दरवाजे पर खड़ी इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। नल के वो शावर की जानिब मुतवज्जे हुआ था। तो हर कोई ठीक कर लेता है, अब ठीक देखती हूँ तुम कितने बड़े प्लम्बर हो। हिबा दिल ही दिल में सोचती चेहरे पर इस्तसाइया मुस्कुराहट लिए खड़ी इसे घूर रही थी, जो अब ये काम भी बिन कोई गड़बड़ किए नहायत महारत से कर रहा था, जिसे देखकर हिबा बदमज़ा सी हुई। मतलब इस प्लम्बर में कोई गड़बड़ नहीं थी, वो ऐसे ही इस पर शक करके अपना इतना सारा वक्त बर्बाद कर चुकी थी। बीबी जी ज़रा ये पेच पकड़ दीजिएगा, नीचे गिर गया। अगर वो नीचे झुका तो शावर खुल जाएगा। हिबा को वापस पलटता देकर हाजिम को शरारत सूझी थी, जबकि इसकी बात और पोजीशन को देखते हुए हिबा बिना इसकी चालाकी समझे अंदर आते झुककर एक जानिब पड़ा पेच उठाने लगी थी। वो जैसे ही पेच उठाकर सीधी हुई, हाजिम ने शावर के ऊपर से हाथ हटा दिया, जिसके साथ ही पानी फुल स्पीड से उन दोनों के ऊपर गिरता दोनों को ही भिगा गया था। हिबा जो इस इमदाद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसने पीछे होना चाहा था, मगर तब तक हाजिम इसकी कमर में बाजू हायल करता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। लाइट पर्पल ड्रेस में मलबूस हिबा पूरी तरह गीली हो चुकी थी। इसका भीगा भीगा दिलनशीं सरापा मीर हाजिम सलार को मज़ीद इसका दीवाना कर गया था। वहीं इसकी इन हरकतों पर हिबा ने सीख पा होते इस पर हमलावर होना चाहता, मगर हाजिम इसका इरादा भांपते इसके दोनों कलाइयाँ गिरफ्त में लेते इसकी कमर के पीछे बांध गया था। क्या हुआ एसपी साहिबा, पहचान नहीं पाए मुझे तो लगा था कुछ दिन तक आपके ख्वाबों और ख्यालों में ही मैं छाया रहूँगा, मगर आप तो कुछ ज़्यादा ही बेवफा निकली। हाजिम इसके बालों की गीली लटों को अपनी उंगलियों पर लपेटता इसकी महक अपनी सांसों में उतारते हुए बोला। हिबा ने झटके से निगाहें उठाकर इसे घूरा था। इसे ये प्लम्बर मशकूक तो लगा था, मगर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ब्लैक स्टार्स का लीडर इसके घर तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने मेरे घर आकर, अब यहाँ से तुम जिंदा सलामत नहीं लौट पाओगे। हिबा इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती उसे वॉर्न करते हुए बोली, जिसके जवाब में हाजिम मुस्कुराए बिना न रह सका था। अगर इतनी ही याद आ रही है मेरी तो क्या ख्याल है साथ ना ले जाऊं तुम्हें अपने, वैसे भी तुम्हारी ये खुशबू मेरा नशा बन चुकी है। इसके बगैर सुकून ही नहीं मिल रहा था। हाजिम सच्चे दिल से इस बात का इकरार करता हिबा की जानिब झुकता इसके कान की लो चूम गया था। हिबा इसके लम्स पर करंट खाकर दूर उछली थी। इसने एक ज़ोरदार किक हाजिम के पेट में रसीद करना चाहिए, मगर इसका इरादा भांपते हुए हाजिम इसकी पुश्त अपने सीने के साथ लगाते इसका रुख दूसरी जानिब मोड़ गया था। तुम घटिया शख्स, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। हिबा इसके मजबूत हिसार में फड़फड़ाने के सिवा कुछ न कर पा रही थी। ऐसे लग रहा था मीर हाजिम सलार एसपी हिबा मुंतशाल को काबू करने की पूरी ट्रेनिंग लेकर आया था। हिम्मत तो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ करने की है, मगर फ़िलहाल करूँगा नहीं। वैसे भी तुम्हारी गर्दन काफ़ी खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत भी हो सकती है अगर इस पर से तुम यह चेन उतार कर मेरे नाम की चेन पहन लो। हाजिम एक हाथ से इसकी चेन की हुक खोल चुका था। हिबा तो इसके ऐसे इस्तेहकात भरे अंदाज पर गुस्से से पागल ही हो उठी थी। वो खुद को आज़ाद करवाने के लिए मुसलसल हाथ पैर चला रही थी, मगर हाजिम ने इसे इस कदर नरमी और महारत से अपनी गिरफ्त में ले रखा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हाजिम के हुक खोलने पर हिबा की चेन ज़मीन पर जा गिरी। बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। हिबा इसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती चिल्लाई थी। मैं उस हर अंजाम के लिए तैयार हूँ जो तुम्हारे हाथों मेरे लिए लिखा है, बशर्ते ये कि मेरी आखिरी वक़्त में भी तुम मेरे पास होनी चाहिए हो। इसकी गर्दन से बाल हटाकर हाजिम उसे अपनी चैन पहनाने लगा था। इसने झुके होने की वजह से अपनी गर्दन पर इसकी सांसें महसूस करती हिब्बा जी जान से लरज़ उठी थी। मेरी शनाख्त जानना चाहती हो ना, तो इस लॉकेट को खोल कर देख लेना। मेरा नाम लिखा है इसमें और मेरी ज़िंदगी भी इसी में कैद है। हाजिम इसका रुख अपनी जानिब मोड़ता इसकी आंखों में झांकते हुए बोला और झुककर इसके सुर्ख दहकते हुए गाल पर चमकता स्याह तिल पर अपने होंठ रखता इसे दीवार के साथ लगा गया था। वो दोनों इस वक्त पूरे तरह भीग चुके थे। हिबा अपने हुले को देखते हुए शर्म और खिफ़्फ़त और गुस्से से मरने के करीब हो गई थी। डोंट वेरी, मेरे सामने तुम इस तरह आ सकती हो। हाजिम इसके लाल चेहरे को देखकर आंख दबाते हुए इसके दोनों
اپنے دونوں اپنے رومال کی مدد سے وہاں لگے نل سے باندھ گیا تھا۔ اس کے لفظوں میں الجھی ہیبا اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتی حازم جھک کر نیچے گری، اس کی چین کو اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھتا، واش روم کا دروازہ بند کرتا، کمرے کے ساتھ ساتھ ہیبا کے گھر سے بھی نکل گیا۔ کون تھا یہ شخص؟ ہیبا کی چھٹی حس سے بہت کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ جلدی جلدی اپنی پاور استعمال کرتے کچھ دیر کی تکودو کے بعد وہ اپنی کلائیاں آزاد کرواتی باہر کی جانب بھاگی تھی، مگر تب تک وہ وہاں سے بہت دور نکل چکا تھا۔ سفیان، بڑی ماں، بابا بچا لیں، پلیز مدد کریں میری۔ پریسا برے خواب کے زیر اثر نیند میں بڑبڑاتے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پری، کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس کے روم میں داخل ہوتی انم پریشان ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ پریسا نے حیرت بھری نگاہوں سے کمرے کی جانب دیکھا۔ وہ تو اس سنسان جگہ پر اس بے رحم قاتل شخص کے ساتھ کھڑی تھی، پھر وہ یہاں اپنے کمرے میں کیسے پہنچی؟ کیا وہ خواب ہی تھا کوئی واقعی؟ نہیں، یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود تو گئی تھی یہاں سے۔ بھابھی، میں یہاں۔ پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ انم کو کیسے پوچھے اس سے؟ میں تمہیں ہی دیکھنے آئی تھی، شام سے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی ماما کہہ رہی تھی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ انم تشویش بھرے انداز میں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جس پر پری کا چہرہ مزید خوف اور شرمندگی کے مارے لال ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اسے یہاں اس کے روم تک بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا اور باہر اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کسی کو پتہ بھی نہیں چل پایا؟ پریسا کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس انسانی شکل کے درندے کے کہے الفاظ پریسا کو بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا؟ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرا ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ پریسا نے جھرجھری سی لی تھی۔ اسے اس شخص سے وحشت ناک آنکھوں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا، اتنی دیر تک سوتی رہی۔ آپ چلیں، بس میں اب بھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ پریسا کے مسکرا کر کہنے پر انم ساری لاتی ہوئی اسے جلدی آنے کا کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پریسا نے جلدی سے سفیان کا نمبر ملایا جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ سفیان، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ پریسا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ خیریت؟ آج پرستان کی اس پری نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ سفیان گاڑی میں بیٹھتا شوخ لہجے میں بولا، مجھے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پری کے سیریس انداز پر سفیان پریشان ہوا۔ کم ہی ایسا موقع ہوتا تھا کہ پریسا افندی سیریس ہوتی تھی۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ سفیان ڈرائیور کو گاڑی تیز کرنے کا کہتے فکر مندی سے بولا، آپ بابا سے کہیں ہمارا نکاح کر دیں اسی ویک۔ پریسا کی بات پر سفیان کتنی ہی دیر شوق میں رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ پری نے ادا کیے تھے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، مگر پری نے آج تک اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج اس کا خود سے نکاح کے لیے کہنا سفیان کو 7ویں آسمان تک پہنچا گیا تھا۔ تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچو گی، بہت جلد تمہارا کھیل ختم کر دوں گا میں۔ ہمدان گاڑی سے نیچے اترتا اس شاپ کی جانب بڑھا تھا جہاں اب بھی میروس کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ایک بار محبت سے پکار کے تو دیکھو ایس پی، آپ کی یہ دیوانی سر کے بل چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی۔ مہروس دیوانگی بھری نگاہوں سے شاپ کے اندر کھڑی گلاس وار سے گاڑی سے اتر کر قریب آتے ہمدان صدیقی کو دیکھتے ہوئے بولی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ کسی انسان کو اتنی شدت سے چاہ سکتی ہے کہ جسے ایک نظر دیکھ کر ہی دل کے سارے درد ماند پڑنے لگتے تھے، جس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر اپنی اذیتیں ان مضبوط بازوؤں میں اتارنے کو دل چاہتا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی یہ خواہش لا حاصل ہی رہنے والی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ اسے تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، قریب لانا تو بہت دور کی بات۔ ہمدانی کو اندر داخل ہوتے دیکھ وہ الرٹ ہوتی کال کاٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمر کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کے ایک میل ورکر کا حلیہ بنائے مہروس کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھوں والے اسکن ماسک سے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی، جہاں سہمے کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ جاری ہے